हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेज में। जैसा कि अपन लेसन 1 पढ़ रहे थे, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके अपने शुरुआत वाले 3 चरण पूरे हो चुके थे। आज अपना चौथा चरण चलेगा। चौथा चरण है अपना सिंचाई। कृषि पद्धतियाँ चल रही थी, इसके टोटल 7 चरण है। इसके बाद ये लेसन समाप्त हो जाएगा। 3 चरण अपन ने इससे पहले के वीडियो में पढ़ लिए हैं। अब जो अपना अगला चरण है वो है सिंचाई। तो आखिर सिंचाई होती क्या है? सिंचाई जो होती है, अपन जैसे जीव जंतु होते हैं, इन सभी को पानी पीने की आवश्यकता होती है। हम भी थोड़ी थोड़ी देर में देखते हैं कि हमें प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है और जल की आवश्यकता को पूरी करने के लिए उनकी समय समय पे सिंचाई करना आवश्यक है, यानी कि उनको जल देना आवश्यक है। हमारा जो शरीर है लगभग 70% इसमें पानी उपस्थित होता है। उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी लगभग 90% तक जल उपस्थित होता है। पेड़ पौधों के शरीर में लगभग 90% तक क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तो उनके शरीर में जल की कमी नहीं हो, उसके लिए उनको सिंचाई करनी पड़ेगी, तभी वो स्वस्थ रूप से वृद्धि और विकास दर्शाएंगे। पेड़ पौधे जो होते हैं वो भूमि से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो विभिन्न पोषक पदार्थों को भूमि से अवशोषित करते हैं। तो वो जो पोषक तत्व हैं वो पौधे के शरीर में प्रवेश करे, इसके लिए भी जल अत्यधिक आवश्यक है। क्योंकि जल जड़ की सहायता से जो पादप है वो अपने अंदर शरीर के अंदर अवशोषित करता है, तो उस जल के साथ ही विभिन्न पोषक तत्व पौधे के अंदर प्रवेश करते हैं। इसके अलावा ये पौधे के टेम्परेचर को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। जो जल होता है वो पौधे का जो तापमान है उसको भी हर मौसम के हिसाब से नियंत्रित करता है। और विभिन्न जो उसकी उपापचय क्रिया पादप के अंदर संपन्न होती है उसके लिए भी जल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम आज पढ़ते हैं अगला टॉपिक हमारा सिंचाई। सिंचाई जो होती है इसकी सिंपल सी परिभाषा है, निश्चित अंतराल में या निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। यदि हम एक निश्चित समय पर जो हमारे खेत होते हैं जिसमें हम फसल बोते हैं, उस फसल में या उस खेत में निश्चित समय पर जल देते हैं तो ये हमारी क्रिया सिंचाई कहलाती है। हमारा देश, मैंने जैसे बताया आपको, कृषि प्रधान है। आपने किसानों को खेतों में जल देते हुए देखा होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंचाई। तो पादपों को समय समय पर जैसा मौसम होता है उतनी प्रकार की उसी मात्रा में उनको जल की आवश्यकता होती है, उसी के अनुसार हम उनको जल देते हैं। तो ये हमारी जल देने की क्रिया जो है वही क्या कहलाती है? हमारी सिंचाई। सिंचाई की जो क्रिया होती है ये विभिन्न स्रोतों के माध्यम से की जाती है। इसमें अपन अगला टॉपिक जो अपना वो है सिंचाई के स्रोत। क्या आखिर सिंचाई के लिए जो जल आता है वो कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है? जो किसान होता है वो कहाँ से जल लेकर पादपों को खेत में प्रदान करेगा, ये हमें देखना है। जो सिंचाई के स्रोत होते हैं वो भारत के अंदर जो प्रमुख स्रोत है वो निम्न है। पहला होता है कुआं। तो जो कुआं जो होता है इसकी सहायता से किसान जल लेगा। किसान कुएं में से मोटर की सहायता से या विद्युत पंप की सहायता से या चेन पंप की सहायता से जल को कुएं से बाहर निकालता है और खेतों में देता है। इसके अलावा एक होता है नलकूप। नल की सहायता से भी, नलकूप सरकार की द्वारा चलाए जाते हैं, या ट्यूबवेल भी इसको अपन अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, वहां से भी अपन जल लेते हैं और जल को खेतों में दिया जाता है। इसके अलावा तालाब, ये एक मानव निर्मित जो कोई भी बड़ा भूभाग पे गड्ढा खोद कर एक कृत्रिम संरचना बनाई जाती है जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। फिर उस बारिश के पानी का उपयोग हम अपनी सिंचाई के लिए करते हैं, तो वो है तालाब। अगली होती है झील। ये तालाब से थोड़ा बड़े रूप में होती है लेकिन ये प्राकृतिक होती है और कृत्रिम भी होती है। झील में भी पानी भरा रहता है। इस झील का पानी का उपयोग भी अपन सिंचाई के लिए कर सकते हैं। अगला होती है नदियां। नदियों के बारे में अपन सब जानते ही है। नदी के आसपास जो खेत होते हैं वहां पे नदी से जल लेकर और सिंचाई की जाती है। अगला होता है बांध। जो नदी होती है उसके पानी को रोककर बहुत सी जगह बांध बनाए जाते हैं। बांध में बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता है और इस इकट्ठे पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। अगली होती है नहर। जो नदी होती है प्रमुख नदी, उसमें से एक छोटी जलधारा को अपन नए स्थान पे ले जाते हैं तो वो हमारी नहर कहलाती है। नहर की सहायता से नदियों के जल को विभिन्न खेतों तक पहुंचाया जाता है।
तो ये हमारे सिंचाई के प्रमुख स्रोत है। भारत में इन विधियों से और इन स्रोतों से ही सिंचाई की जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है। 1 नंबर में आज छोटा सा क्वेश्चन आता है कि भारत के सिंचाई के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो हमें सारे स्रोत याद होने चाहिए, किन स्रोतों की सहायता से हम जो है वो सिंचाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपन को पढ़ना है टॉपिक वो है सिंचाई की विधियां। सिंचाई के स्रोत के बाद अब अगला है सिंचाई की विधियां। तो आखिर सिंचाई की कौन कौन सी विधियां होती है, सिंचाई की विधियों का क्या महत्व है, कौन सी सिंचाई की विधि कब उपयोग की जाती है, वो अपन आगे जानेंगे। सिंचाई की जो विधियां हैं ये 2 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से सिंचाई की जो विधियां मानी गई है 2 प्रकार की मानी गई है। कितने प्रकार की मानी गई है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार में जो पहला प्रकार है वो है पारंपरिक विधियां। जो सिंचाई का पहला प्रकार कौन सा है? पारंपरिक विधियां। पारंपरिक विधियों का मतलब होता है जिन विधियों का उपयोग अपन प्राचीन समय से करते हुए आ रहे हैं, उन विधियों को पारंपरिक विधियां कहते हैं। यानी कि अपने जो बड़े बुजुर्ग थे, अपने पूर्वज थे, जिन विधियों का लगातार उपयोग करते हुए आ रहे हैं, उन विधियों को पारंपरिक विधियां बोलते हैं। और दूसरी होती है आधुनिक विधियां। आधुनिक विधियां यानी कि वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए जो अपने लिए फायदेमंद हो, कुछ ऐसी विधियों का उपयोग किया जाता है। तो वो जो नई विधियां होती है जो आधुनिक समय में निर्माण किया गया है, इनका ऐसी विधियों को आधुनिक विधियां कहते हैं। तो इन दोनों विधियों को अपन डिटेल से जानेंगे, आप इनको नोट कर लें। और सबसे पहली विधि अपनी है पारंपरिक विधि। इसकी परिभाषा आप नोट करें, पारंपरिक विधि कहते किसे हैं? ऐसी विधियां जिनका प्राचीन समय से हम उपयोग करते हुए आ रहे हैं, इन विधियों को पारंपरिक विधियां कहते हैं। पारंपरिक विधियों में दोस्तों केवल आपको इनके नाम याद रखने हैं, इसकी डिटेल आपके कोर्स में नहीं है, केवल हमको नाम पता होना चाहिए कि पारंपरिक विधियां कौन सी होती है। पारंपरिक जो विधियां होती है इनकी जो आप पाठ्य पुस्तक लाओगे अपनी, उसमें चित्र सहित इनका चित्र दे रखे हैं, उन चित्रों को आप देख लेना। और आपने पहले देख भी रखे हैं और प्रत्यक्ष भी आपने देख रखी होगी। अभी केवल हमको नाम याद रखना है। जैसा एक होता है मोट या घिरनी, एक होती है चेन पंप, एक याद रखना हमको डेकली, एक होती है रहट। ये विधियां हमको यहाँ पे केवल नाम याद होना चाहिए 4 विधियों के, जो कि ये पारंपरिक विधियां कहलाती है। अगली फिर अपनी विधि है आधुनिक विधि। इस विधि को पूरा अपन को डिटेल में पढ़ना है, ये अपन नोट कर लें। वीडियो को आप पुश करके इसको उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। नोट करते हुए चलोगे तो बाद में भी आपके लंबे समय तक फायदा रहेगा। पहली विधि आपके पूरी स्पष्ट होगी। अब दूसरी विधि का अपन अध्ययन करेंगे। दूसरी विधि आधुनिक विधि। इस आधुनिक विधियों में हमें 2 विधि पढ़नी है। इसमें जो पहली विधि है वो है हमारी छिड़काव तंत्र विधि। और दूसरी विधि जो हमें इसमें पढ़नी है वो है हमारी ड्रिप तंत्र विधि। हमें एक विधि पढ़नी है छिड़काव तंत्र विधि और एक पढ़नी है ड्रिप तंत्र विधि। ये विधि सीधी सीधी निबंधात्मक क्वेश्चन में पूरी सचित्र पूछी जाती है, तो ये विधि हमें स्पष्ट होनी चाहिए। हम पहली विधि पढ़ेंगे इसमें छिड़काव तंत्र विधि। छिड़काव तंत्र विधि होती क्या है दोस्तों? इस विधि में सबसे पहले जो अपनी खेत होता है या जो अपनी भूमि होती है उसमें पाइपलाइन बिछी हुई होती है इस प्रकार से। यहाँ अपन इसका चित्र बनाए, आप चित्र भी बना लेना इसका साथ में। इसमें इस प्रकार पाइपलाइन बिछी रहेगी, जिसका पाइप का मुख्य सिरा है वो अपने एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा इस प्रकार।
और इस विधि में छोटे छोटे नोजल लगे हुए रहते हैं। यहाँ पे हमारे पौधे उगे रहेंगे इस तरह से। अब इस विधि में होता क्या है इसको समझना। इस विधि में जो अपना मुख्य पाइप होता है, इससे अपन जल स्रोत से जल को अपन इस पाइप में प्रवेश कराएंगे। इसके लिए अपन विद्युत पंप, मोटर पंप आदि का उपयोग कर सकते हैं। उससे जल आएगा और ये जो नोजल लगे रहते हैं इन नोजल तक पहुंचेगा और इन नोजल से जल जो है फुहारों के रूप में इस तरह से निकलेगा बूंद बूंद करके ऊपर। इस तरह से ये जल जो है वो बूंद बूंद के रूप में ऊपर हवा में निकलता है। ये क्रिया ठीक वैसे ही होती है जैसे कि बारिश के दिनों में बारिश की बूंदें खेत में गिरती है। ये अपने जो आपने घास के मैदान है वहां टहलने के लिए पार्क वगैरह में गए होंगे, वहां पे आपने इस तरह के फुहारे निकलते हुए देखे होंगे। तो वो इसी का उदाहरण है छिड़काव तंत्र विधि का। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार और ध्यान से समझना। इस विधि का जो उपयोग है वो समतल भूमि जहां पर नहीं होती, यानी कि भूमि क्या होनी चाहिए, असमतल, यानी कि उबड़ खाबड़ भूमि जहां होती है या खेत जो होता है उसका आकार उबड़ खाबड़ हो, समतल भूमि नहीं हो, तो वहां इस विधि का उपयोग किया जाता है समतल भूमि में। असमतल भूमि में जो पाइपलाइन बिछा देंगे, इस पाइपलाइन में नोजल लगे रहते हैं, नोजल से जल की बूंदें निकलेगी और बारिश की बूंदों के समान खेत में गिरेगी। तो इस विधि को बोलते हैं हम छिड़काव तंत्र विधि। इस विधि का फायदा यह है कि इस विधि में बिल्कुल कम जल में पूरे खेत में सिंचाई की जा सकती है। तो आइए दोस्तों मैं इसकी आपको पूरे डिटेल नोट करा देता हूं, तो आप इसको नोट करते हुए चलना। ड्रिप तंत्र छिड़काव तंत्र विधि। इस विधि का उपयोग असमतल खेतों में किया जाता है। इस विधि में खेत में पाइपलाइन बिछी होती है जिन पर समान दूरी पर छोटे छोटे नोजल लगे रहते हैं। जब पाइपलाइन में विद्युत पंप की सहायता से जल प्रवेश करवाया जाता है तो इन नोजल की सहायता से घूमते हुए जल की बूंदें फुहारों के रूप में खेत में गिरती है। फुहारों के रूप में खेत में गिरती है। ये क्रिया ठीक इस प्रकार होती है जैसे बारिश की बूंदें खेतों में गिरती है। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। आप अपने समझने के लिए इस चित्र को भी बना सकते हो। पाइपलाइन बिछाकर छोटे छोटे नोजल लगाना है, उनमें से आपको जल की बूंदें निकालनी है। बिल्कुल सिंपल है। क्लियर। इस विधि का जो उपयोग है वो नॉर्मली खेतों में आप कर सकते हो, जहाँ पे भी उबड़ खाबड़ जगह हो, फसलीय पादपों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर। ये दोस्तों ये आपके जो विधि है क्लियर हो गई होगी। अगली विधि पढ़ेंगे अब हम अपन ड्रिप तंत्र विधि। हमारी अगली विधि है ड्रिप तंत्र विधि। तो ये ड्रिप तंत्र विधि क्या होती है? छिड़काव विधि आपने अच्छे से समझ ली। इसके बाद दूसरी विधि हमारी है आधुनिक विधि ड्रिप तंत्र विधि। ये विधि आधुनिक समय में एक वरदान के समान है। जहां पर जल की अत्यधिक कमी पाई जाती है उन स्थानों पर भी इस ड्रिप तंत्र विधि के द्वारा अच्छा उत्पादन किया जा सकता है तथा बगीचों का उत्पादन या बगीचों वाले जो फल होते हैं या फल वाले जो पादप होते हैं उनका भी अपन उत्पादन कर सकते हैं। यानी कि जहां पानी की कमी थी वहां पर भी वर्तमान समय में इस विधि के द्वारा कृषि की जा रही है। तो आइए दोस्तों इस विधि को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस विधि की खासियत है कि इस विधि का उपयोग जो बगीचे होते हैं उनमें
जो फल वाले पादप होते हैं उनमें, या जो थोड़े वृक्षनुमा पादप होते हैं जैसे नारंगी, आम, अपने जामफल आदि जो पादप के बगीचे होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरी खासियत इसकी है कि इसमें बिल्कुल कम पानी में भी इस विधि को द्वारा खेतों में सिंचाई की जा सकती है। तो इस विधि में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल विधि है। जैसा कि नाम है इसका, ड्रिप तंत्र विधि। ड्रिप यानी होता है किसी भी वस्तु से, किसी भी अवयव से बूंद बूंद करके पानी का गिरना, वो कहलाता है ड्रिप। तो इस विधि में भी ठीक इसी प्रकार जो खेत होते हैं, जैसे हमारे खेत है और खेत में कोई भी पादप लगे हुए मानो, ये कोई हमारे पेड़ में, खेत में पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पे यदि हम पाइपलाइन को बिछा दें इस प्रकार, अब ये पाइपलाइन जो बिछी होती है, इस पाइपलाइन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से जो जल की बूंदे वो सीधे पेड़ के जड़ में गिरती है। जल जो है बूंद बूंद होके सीधे ही एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं गिर के सीधा जो पादप की जड़ होती है वहीं पे बूंद बूंद करके पानी गिरता है। तो इस प्रकार आप पेड़ बो के उसमें पाइपलाइन बिछा के पानी को इस तरह बूंद बूंद करके कहाँ गिरा दोगे, जड़ में। तो ये विधि कहलाती है ड्रिप तंत्र विधि। इस विधि को आप नोट कर सकते हो। इस विधि में सर्वप्रथम खेत में पाइपलाइन बिछा दी जाती है। इस पाइपलाइन से बूंद बूंद करके पानी सीधा पादपों की जड़ों में गिरता है। इसलिए इस विधि को ड्रिप तंत्र विधि या बूंद बूंद सिंचाई विधि कहते हैं। इस विधि के द्वारा खेतों में, बगीचों में व फल वाले पादपों में सिंचाई की जाती है। जिन स्थानों पर जल की कमी होती है वहां पर इस विधि का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये दोनों विधियां समझ में आ गई हो गई। एक में छिड़काव के रूप में पानी बारिश के रूप में गिरेगा, इसमें जड़ की बूंदों में डायरेक्ट बूंद बूंद करके गिरेगा। दोनों विधि सचित्र आपको याद करनी है, उतार लेना, दोनों का चित्र बना लेना, और इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस क्लासेस का ऑनलाइन क्लासेस का लाभ ले सके। ओके, थैंक यू।